हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स की। तो आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्योंकि हमने पहले चैप्टर पढ़ लिया है एक रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है। अब हमें उसके रिलेटेड ही यह चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वर्ल्ड वाइज की, उसको कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। साथ ही हम जानेंगे इस चैप्टर में कि कैसे डिजीज़ को, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो डिजीज़ होती हैं उनसे कैसे प्रिवेंट रहना है, वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। और एक टर्म आता है जिसका नाम है MTP। MTP क्या होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन हम उसे बोल सकते हैं जब कोई भी व्यक्ति बिल्कुल फिजिकल, मेंटल, सोशल और बिहेवियरल इन सभी से बिल्कुल सही हो, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्टिवली हेल्थ जो इसकी है वो एकदम फिट है। मतलब अगर फिजिकली डैमेज्ड है तो उसको नुकसान हो सकता है, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्थ बिल्कुल फिट नहीं है। अगर वो मेंटल, दिमाग से परेशान है थोड़ा, ठीक है, तो उसके बाद क्या कर सकता है, वो रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं है, तो वो इसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो डेफिनेशन आएगी वो मेंटल भी आ जाएगा। अगर इमोशनल देखें तो कुछ इमोशनल भी होते हैं, कुछ बिहेवियरल भी और सोशल भी। मतलब इसमें समाज का मुख्य अंग है। अगर समाज चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप लोग तो जानते ही होंगे, आसपास के लोग चाहे तो बंदे को सामने को उठा भी सकते हैं, नहीं भी उठा सकते हैं, उसको दबा भी सकते हैं। इसीलिए हमें उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अपना काम करना है, ठीक है। बिल्कुल शांति स्वभाव से उनकी बातों पर हमें बिल्कुल फोकस नहीं रखना। वो क्या कहते हैं हमें कुछ नहीं करना, इससे हमारा मन क्या कहता है हम तो वो करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स of reproduction that is physical, emotional, behavioral and social। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या परेशानी आ सकती है और हम इससे क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं। तो देखते हैं कि इंडिया वॉज अमॉन्ग्स्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड to initiated to the program family plannings initiated in 1951। पहले मैं आपको बता दूं, इन दो टर्म को याद रखना है। जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो इन दो टर्म्स को याद रखेंगे। फैमिली प्लानिंग सबसे पहले किसने दिया था, इंडिया ने, ठीक है। कब दिया था, 1951 में, 1951 में ये टर्म दिया था, ठीक है। ये प्रोग्राम था एक। इसमें क्या किया था कि फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया गया कि आपको फैमिली प्लान करना चाहिए, कितने बच्चे करने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करने चाहिए, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में ये प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं। इन प्रोग्राम्स में जा करके लोगों को बताते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं, हम देखते हैं इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम। मतलब कि क्या होता है कि कुछ कैंप लगते हैं गांवों में, जगह जगह, कस्बों में, शहरों में। ये कैंप सरकारी लगाते हैं, सरकार वाले लोग होते हैं वो लगाते हैं, गवर्नमेंट लगवाती है। वो क्यों लगवाती है, ताकि लोगों को इसके लिए क्या किया जा सके, जागरूकता उनके अंदर डाली जा सके और बच्चे की केयर कैसे की जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है, और ये पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, RCH की फुल फॉर्म, तो आपको बताना रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। भाई ऑब्जेक्टिव जो पेपर होते हैं उनके लिए ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, उठाएगा इस जगह तो यही क्वेश्चन कि RCH की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको क्या बताना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। समझ में आ गई। अच्छा, अब हम देखते हैं स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस। मतलब कैसे हम जागरूकता से लोगों को जागरूक कर सकें कि कैसे रिप्रोडक्शन में उनकी मदद कर सकें, है ना। उनको मतलब कि
जो उन्हें डिजीज़ हो सकती है उनको प्रिवेंट कर सकें। तो ये सरकार के द्वारा या फिर जो गवर्नमेंट एजेंसी होती हैं वो इनका प्रचार करती हैं खुलेआम पर, जैसे कि मेल कॉन्डम होते हैं, ठीक है, कई सारी पिल्स होती हैं उनको बांटना। तो ये सारी चीज़ों को उन लोगों तक पहुंचाना ताकि वो क्या कर सके, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकें, ठीक है। इसीलिए कुछ अवेयरनेस है वो देखते हैं हम। थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल्स एंड प्रिंट मीडिया बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, ये कैसे अवेयरनेस करती हैं, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हो, वो क्या करती हैं, वो जाती हैं, वो जैसे टम्पुओं पे होता है ना, टम्पू में वो माइक लगा देते हैं, वो भोंपा सा होता है, उससे चिल्लवाते हैं कि भाई तू इस कैसेट को लगा दे, और उसमें बोला जाता है कि आइए आइए, ऐसे बोलते हैं ना, वो कैंप लगता है एक तरीके से, वो यही चीज़ है। तो ऑडियो विजुअल, मतलब ऑडियो विजुअल से चाहे वो अब कुछ भी कर सकते हैं, जैसे टीवी पर भी दिखा सकते हैं, ऐड दिखा सकते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा भी इसको अवेयरनेस करा सकते हैं, ठीक है। प्रिंट मीडिया यानी कि अखबार आते हैं ना, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं, कैसे, अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को जागरूकता करने के लिए। अच्छा, दूसरा देखते हैं, रेस्पॉन्सिबल एडल्ट, पेरेंट्स, टीचर्स, क्लोज रिलेटेड एंड फ्रेंड्स शुड बी प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मतलब ये क्या कह रही है ये लाइन, ये एनसीईआरटी की लाइन बोलती है कि भैया जो एडल्ट्स हैं जो इस स्टेज से निकल चुके हैं, मतलब देखिए सारा खेल है 13 to 18 वाला खेल, मतलब 13 to 18 वाले में उम्र में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है कि वो थोड़े बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं, या उनकी कुछ गलत आदतों के कारण उनको दिक्कतें आ सकती हैं, इनफर्टिलिटी के चांसेस उनके बढ़ सकते हैं। तो उन्हीं को अवेयरनेस, उन्हीं को बचाने के लिए, उनको जो डिजीज़ लग सकती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती हैं, पॉपुलेशन को जो पॉपुलेशन बढ़ाने में जो लोग हेल्प करते हैं ना, आजकल कुछ लोग देखे होंगे वो पॉपुलेशन बढ़ाते ही जा रहे हैं, लेकिन गलत है, इतना नहीं भाई। एक बच्चे हो या 2 बच्चे हो, आप 3 बच्चे कर लीजिए, ज़्यादा 5 से 7 करके क्या फ़ायदा होगा उससे, कुछ नहीं, उनसे नुकसान ही है भाई, देश का भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान है, उनका पालना है, उनको खाना खिलाना, बहुत दिक्कतें आती हैं भाई। इसीलिए तो नारा आया है, जो लोगो है फेमस, उसका नाम क्या है, हम दो हमारे दो, ठीक है, वो यही लोगो है, फेमस लोगो है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये कि एडल्ट्स लोग आ गए हैं कि भाई वो उस फेज से निकल चुके हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि जो उनके छोटे भाई हैं या बहन हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में बताना कि कैसे भाई आप इस स्टेज में हो, आपके अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, आपके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही है इस समय पर, या जो भी वो अपने जितना भी उनको नॉलेज हो वो सारी नॉलेज उनको बताएं कि आपको इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, ये चीज़ कॉमन होती है। अब जैसे मान के चलिए कोई फीमेल है, वो प्यूबरिटी पर आई तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, अभी वो घबरा जाए, फिर उसे दिक्कत होगी तो मेंटली परेशान हो जाएगी, इस चीज़ से बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए तो माँ जो अपनी बेटी को समझा देती हैं कि बेटा ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो होता रहता है, ये कंटिन्यूस चला रहेगा, महीने टू महीने कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो यही चीज़ तो हमें जागरूकता करनी है कि लोग समझाएं छोटों को, ठीक है। तो देखिए रेस्पॉन्सिबल एडल्ट, चाहे वो एडल्ट हो चाहे पेरेंट्स हो, पेरेंट्स भी आगे ना सके, चाहे माता पिता हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे क्लोज रिलेटिव जो उसके रिलेटिव हो, एंड फ्रेंड्स चाहे उसके दोस्त हो, वो सारे प्रोवाइड करें करेक्ट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल सही जानकारी उनको बच्चों को दिया जाए, ठीक है। अच्छा, सेक्स एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल टू प्रोवाइड अवेयरनेस, मतलब कि अब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे यूट्यूब है या फिर अब स्कूल्स हैं, तो उस जगह पर क्या है कि इस चैप्टर को अब अच्छे खासा प्रमोट किया जाता है, ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, पहले नहीं कराया जाता था इतना अच्छा से, ठीक है, क्योंकि अब इतना प्रचार हुआ, लोगों के पास ये चीज़ें पहुंचने लग गई, तो स्कूल वालों ने भी क्या किया, सेक्सुअल एजुकेशंस देने लग गए, वो भी ठीक है, समझाने लग गए। तो यहाँ पर सेक्स एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल टू प्रोवाइड अवेयरनेस, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस, रिलेटेड चेंज, हाइजेनिक एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, STI एंड एड्स, ये कह रहा है कि लोगों को जो एडल्ट लोग हैं या जो भी उन्हें समझा रहे हैं
वो किस टॉपिक पर समझा सकते हैं कि बेटा देखो STI से आपको बचना है, एड्स से आपको बचना है, आपको अपने जो जेनिटल ऑर्गन्स है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी सफाई रखनी है, ठीक है, हाइजीनिटी बिल्कुल सेफ रखना है उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनको बतानी चाहिए, इंफॉर्मेशन बताना चाहिए उन बच्चों को। अब यहाँ पर देखते हैं एक टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस। ये क्या टेक्निक है इसे देखते हैं। इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी एंड क्रोमोसोमल डिजीज डेवलपिंग इन एम्ब्रियो बाय यूजिंग एमनियोटिक फ्लूइड। मतलब समझना इस चीज का, ये एक ऐसी टेक्निक है जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये फीटस है और ये ऊपर वाली जो रेड कलर की लेयर बनाई है दैट इज अ ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ठीक है। अब होगा क्या कि ये फीटस अंदर जैसे ग्रो कर रहा है या डेवलप हो रहा है तो उस समय पे क्या होता है कि इसमें ये फ्लूइड होता है, ठीक है। इस फ्लूइड को बोलते हैं हम एमनियोसेंटेसिस फ्लूइड। अब इस एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ सेल्स फीटस की तैरती रहती हैं इस फ्लूइड में। इसमें ये जो बच्चा है इसकी कुछ कोशिकाएं क्या करेंगी, तैरती रहेंगी इस फ्लूइड में। अब ये जो सेल्स तैर रही हैं तो अब करते क्या है कि इनका यूज और मिसयूज दोनों ही हैं। सबसे पहले हम यूज देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यूज देखते हैं। देखो यूज क्या होगा इनका, अगर इस फ्लूइड को सिरिंज होती है उसकी हेल्प से क्या किया जाता है, इस फ्लूइड को उसमें सिरिंज में एंटर करवा दिया जाता है। फिर उसमें उस फ्लूइड को माइक्रोस्कोपिक प्लेट पर रखा जाता है। फिर हम उसमें देखते हैं कि उसमें कुछ सेल्स हैं, क्या है, सेल्स हैं, ठीक है। अब सेल्स हैं तो सेल्स के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम होंगे, आप लोगों को पता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे। तो ये क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम तो है, अब इस जगह का अगर हम यूज देखें इस जगह का तो हम ये देखते हैं कि क्या फीटस में कोई क्रोमोसोमल की जो डिजीज होती है वो तो नहीं है, जैसे सिकल सेल डिजीज है या कोई और डिजीज है वो तो नहीं है। अगर वो डिजीज होती है तो उस जगह पर MTP करा दिया जाता है, ठीक है। उस बच्चे को बाहर नहीं निकलवा, डॉक्टर मना करता है कि इस बच्चे को भविष्य में ये दिक्कतें आएंगी, इसीलिए आप MTP करा लीजिए, बच्चे का एबॉर्शन करा दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीके से यूज, ठीक है। अब क्या है कि आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ का अगर यूज होता है तो उसका मिसयूज भी होने लग जाता है। तो इसका मिसयूज क्या हो गया कि भाई आप क्रोमोसोम डिसऑर्डर देख तो रहे हो कि इससे इसको डिजीज हो तो रही है, लेकिन जो मिसयूज करने वाले थे उन्होंने बच्चे का सेक्स ही देखना स्टार्ट कर दिया, मतलब बच्चे का लिंग देखना स्टार्ट कर दिया कि क्या ये फीमेल है या मेल है, या कह सकते हैं कि बच्चे का जेनिटल पार्ट देखना स्टार्ट कर दिया कि मेल बनेगी या फीमेल बनेगी। तो इसीलिए सरकार ने क्या कर दिया, इसे बैन कर दिया। भाई इसका यूज से ज़्यादा मिसयूज होने लग गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, तो इसीलिए सरकार ने ये एमनियोसेंटेसिस टेक्निक बैन कर दी। तो देखते हैं, इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल डिजीज डेवलपिंग इन एम्ब्रियो बाय यूजिंग एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है इसे एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोसेंटेसिस इज ऑल्सो मिसयूज्ड टू चेक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन या कह लो, या फिर हम इस जगह कह सकते हैं जेनिटल ऑर्गन्स। सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। समझ में आ गई ये चीज। तो वो क्या चेक करते थे कि बच्चे का जेनिटल ऑर्गन चेक करते थे। इसकी वजह से क्या होने लग गया कि भैया अगर लड़की है तो मरवा दो, लड़का है तो पलने दो उसे, ठीक है। ये होने लग गया हमारे समाज में, इसीलिए सरकार ने बैन कर दिया इस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये टॉपिक इतना ही था, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वो घंटी वाला बटन दबा देना। ओके दोस्तों।